किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। प्रायः यह देखा गया है कि सितंबर अक्टूबर में जब धान की बालियाँ निकलने लगती है तब धान की बालियाँ जो है बदरंग हो जाती है और दाने जो है पोचे रह जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या किसानों के समक्ष खड़ी हो जाती है। तो इसके जो धान की बालियों का जो बदरंग होना है और पोचा हो जाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि पहला कारण है पेनिकल माइट यानी सूक्ष्म मकड़ी, जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। और दूसरा है बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। और तीसरा जो है फंगस या जलवायु एवं मौसम में परिवर्तन और अत्यधिक नमी आर्द्रता बनी रहती है, यानी नेचुरल रूप में भी दानों का बदरंग होना स्वाभाविक है। इस प्रकार यदि बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट के कारण यदि दानों का बदरंग या पोचा होना अगर हो रहा है तो हमें बैक्टीरिया साइट जैसे कासुगामाइसिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इत्यादि का छिड़काव करना पड़ेगा। और इसके अलावा गंधी बग यानी गंधी कीट के कारण भी दानों में धान की बालियों में ठीक प्रकार से दाने नहीं भर आते, क्योंकि गंधी बग नामक जो कीट है वो कोमल दानों से उसका रस चूस लेते हैं, जिससे वो दाना जो है पोचा रह जाता है। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में पेनिकल माइट यानी सूक्ष्म मकड़ी के कारण ही दानों का बदरंग होना और दाना नहीं भराना यानी बालियों का पोचा रह जाना इसका मुख्य कारण के रूप में सामने आ रहा है, जिससे किसानों की मेहनत में पानी फेर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में यदि दाने जो है पोचे हो गए हैं या बदरंग हो गया है दाना, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता वर्तमान में, लेकिन समय रहते हमें अधिक नुकसान से बचने के लिए इसकी पहचान करके उपचार करना इसका बहुत ही आवश्यक है। तो पेनिकल माइट के बारे में बात करें तो यह एक अति सूक्ष्म मकड़ी होता है, जो कि अष्टपादी जीव है यानी 8 पैरों वाला होता है। और यह धान की पत्तियों में, सीथ यानी तनों में और कोमल बालियों में निरंतर खुरचते रहता है, जिससे घाव निर्मित हो जाता है। और इस घाव के माध्यम से पौधे के अंदर बैक्टीरिया एवं फंगस जो है आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 30 अंश सेल्सियस तापमान और 80% सापेक्ष आर्द्रता में यह मकड़ी और बैक्टीरिया जो है तेजी से गुणन करते हैं और बहुत ही तेज़ी से बालियों को संक्रमित कर देते हैं, जिससे वह बालियाँ जो है बदरंग हो जाती है और बदरा यानी दाने जो है पोचा रह जाते हैं। स्थानीय किसान इसे पोची या बदरा होना भी कहते हैं। इसके लिए पेनिकल माइट ही जिम्मेदार है, जिसे 20 गुना आवर्धन क्षमता वाले लेंस से देखा जा सकता है। यह जीव पारदर्शी होता है। इस जीव से प्रभावित हिस्सों पर फफूंद विकसित हो जाता है, जिससे गलन जैसा भूरा धब्बा दिखाई देने लगता है। ग्रीष्मकालीन धान की खेती या पुराने फसल के अवशेष और एक मौसम से दूसरे मौसम तक यह अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। बीजों में भी यह सुसुप्त अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण एक नए प्रकार की समस्या धान की खेती में देखने को मिल रही है। इसे हमें शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए हमें किसी भी एक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। इसमें पहली रासायनिक दवाई है एबामेक्टिन 1.9% ईसी। इसका 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए। खेतों में अधिक प्रभाव दिखने पर 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे एमाइड जी, ट्रायो, एबामेक, प्रमोट, एबामेक्स, एबोर्ड, आयुसीन, सिग्मा, जूलियट, ग्रीनफर्ट, कीटल, एवासीन, ओलेप्पो आदि। इसके अलावा प्रॉपर जाइट 57% ईसी, इसका 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे ओमाइट, मस्तमाइट, माइट कील, मिट्टी कील, फेनोस, क्विक जो कि बायर का है, जीरोमाइट इत्यादि। इसके अलावा स्पाइरोमेसिफेन 22.9% एससी, इसका 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। मार्केट में यहाँ बायर का ओबेरॉन, रिवल, डेनफुरान, मोल्टेज, स्पाइरोसेट इत्यादि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा चौथी दवाई है इथियॉन 50% ईसी। इसका अत्यधिक प्रकोप होने पर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना चाहिए। मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है, जैसे नागेथियान, फास्फोमाइट, इथियान सुपर, मिथियॉन 505, एस्टोक, एग्रीथियान, एमआईटी 505 इत्यादि कई नामों से उपलब्ध है। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ उपरोक्त में से किसी एक कीटनाशक का ही यूज करना है, जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।